दो मंजिले मकान के ऊपरी माले में अपनी पैरालाइज्ड माँ के साथ अकेला बैठा अनिल खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। माँ सो रही थी। कमरा बिखरा पड़ा था। उसे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे, पर पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। ऐसे में उठकर नाश्ता बनाना आसान काम नहीं था। वैसे पिछले कई दिनों से खाने के नाम पर वो ब्रेड बटर और दूध ले रहा था। किसी तरह फ्रेश होकर वो किचन में घुसा। दूध और ब्रेड खत्म हो चुके थे। घर में कोई ऐसा नहीं था जिसे भेजकर दूध मंगाया जा सके। खुद ही थके हुए कदमों से घिसटते हुए किराने की शॉप तक पहुंचा। दूध, मैगी और ब्रेड के पैकेट खरीदकर घर आ गया। अपनी पत्नी संजना के जाने के बाद वो यही सब खाकर जिंदगी बसर कर रहा था। घर आकर जल्दी से उसने दूध उबालने को रखा और ब्रेड सेकने लगा। तभी माँ ने आवाज लगाई, बेटा जल्दी आ, मुझे टॉयलेट जाना है। अनिल ने ब्रेड वाली गैस बंद की और दूध वाली गैस थोड़ी हल्की करके माँ के कमरे की तरफ भागा। तब तक माँ सब कुछ बिस्तर पर ही कर चुकी थी। उनसे कुछ भी रोका नहीं जाता। वो माँ पर चीख पड़ा, क्या माँ, मैं 2 सेकंड में दौड़ता हुआ आ गया, पर तुमने सारा बिस्तर खराब कर दिया। अब ये सब बैठकर मुझे ही धोना पड़ेगा। काम वाली भी तो नहीं आ रही है ना। माँ सकपक आ गई। दुखी नजरों से उसे देखती हुई बोली, माफ कर देना बेटा, पता नहीं कैसी हालत हो गई है मेरी। कितनी तकलीफ देती हूँ तुझे। मैं मर क्यों नहीं जाती। कहते हुए वो रोने लगी। ऐसा मत कहो माँ। अनिल ने माँ का हाथ पकड़ लिया। पिताजी पहले ही हमें छोड़कर जा चुके। भाई दूसरे शहर चला गया। संजना किसी और के साथ भाग गई। अब मेरा है ही कौन तेरे सिवा। तू भी चली जाएगी तो मैं पूरी तरह अकेला हो जाऊंगा। अनिल की आंखें भर आई थीं। उसे संजना की याद तड़पाने लगी थी। संजना थी तो सब कुछ कितनी सहजता से संभाले रखती थी। माँ की तबीयत तब भी खराब थी, मगर संजना इस तरह माँ की सेवा करती थी कि अपनी तकलीफों के बावजूद भी माँ हमेशा हंसती रहती थी। उस समय छोटा भाई और पिताजी भी थे, मगर घर के काम पलक झपकते ही निबट जाते थे। अनिल की आंखों के आगे संजना का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा जब वो ब्याहकर इस घर में आई थी। नई नवेली बहू इधर से उधर फुदकती फिरती थी, मगर अनिल उसकी मासूमियत को बेवकूफ़ी का नाम देता था। वक्त बेवक्त उसे झिड़कता रहता था। वो घर से एक भी कदम बाहर रख देती थी तो घर सिर पर उठा लेता था। उसकी सहेलियों तक से उसे मिलने नहीं देता था। समय के साथ चपल हिरनी सी संजना पिंजरे में कैद बुलबुल जैसी गमगीन हो गई। हंसी के बजाय उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा था। फिर भी कोई शिकायत किए बिना वो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती। आज अनिल को याद आ रहा था वो दिन जब संजना की मौजूदगी में एक बार उसे बुखार आ गया था। उस वक्त उनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। तब संजना पूरे दिन उसके हाथ पैरों की मालिश करती रही थी। अनिल कभी संजना से सिर दबाने को कहता, कभी कुछ खाने को मंगाता, तो कभी पत्रिकाओं में से कहानियां पढ़कर सुनाने को कहता। हर समय संजना को अपनी सेवा में लगाए रखता। एक दिन उसके मन की थाह लेने के लिए अनिल ने पूछा था, मेरी बीमारी में तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो गई? ज्यादा काम तो नहीं करा रहा हूं मैं? संजना ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा भर दी। तो अनिल ने उसे तुलसीदास का दोहा सुनाते हुए कहा था, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपदकाल परखिए चारी। जानती हो इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप बताइए क्या मतलब है? संजना ने गोल गोल आंखें नचाते हुए पूछा। तो अनिल ने समझाया, इसका मतलब है खराब समय में ही धीरज, धर्म, मित्र और औरत की परीक्षा होती है। बुरे समय में पत्नी आपका साथ देती है या नहीं, ये देखना जरूरी है। इसी से पत्नी की परीक्षा होती है। संजना के बारे में सोचते सोचते काफी समय तक अनिल यूं ही बैठा रहा। तभी उसे याद आया कि उसने गैस पर दूध चढ़ा रखा है। वो दौड़ता हुआ किचन में घुसा तो देखा आधे से ज्यादा दूध जमीन पर बह गया है और बाकी जल चुका है। भगोना भी काला हो गया है। अनिल सिर पकड़कर बैठ गया।
किचन की सफाई का काम बढ़ गया था। दूध भी फिर से लाना होगा। उधर माँ के बिस्तर की सफाई भी करनी थी। सब काम निपटाते निपटाते दोपहर के 2 बज गए। दूध के साथ ब्रेड खाते हुए अनिल को फिर से पुराने दिन याद आने लगे। संजना को उसके लिए उसके पिताजी ने पसंद किया था। वो खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी। अनिल कपड़ों का थोक विक्रेता था। घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर अनिल संजना को किसी से भी मिलने जुलने नहीं देता था। अनिल को डर था कि संजना अगर बाहर जाएगी या अपनी सहेलियों से मिलेगी तो वे उसे भड़काएंगी। यही सोचकर उसने संजना के बाहर जाने या अपनी सहेलियों से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। एक दिन वो दुकान से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि कपड़े प्रेस करते करते संजना अपनी किसी सहेली से बातें कर रही है। अनिल दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर बैठकर चुपके से संजना की बातें सुनने लगा। वो अपनी सहेली से कह रही थी, ये बहुत परेशान करते हैं, किसी से बात नहीं करने देते, किसी से हंसने बोलने नहीं देते। मीना, सच कहूं तो कभी कभी दिल करता है इनको छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, मगर उस वक्त सुनैना दीदी का ख्याल आ जाता है। वो इतनी सुंदर हैं, पर विधवा होने की वजह से उनकी कहीं शादी नहीं हो पाई। कितनी बेबस और अकेली रह गई हैं। एक औरत के लिए दूसरी शादी कर पाना आसान नहीं होता। कभी मन गवाही नहीं देता तो कभी समाज। एक बात और बताऊं मीना। संजना की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि अनिल चीख पड़ा, संजना फोन रखो, मैं कहता हूं फोन रखो। डर कर संजना ने फोन रख दिया। अनिल ने खींचकर एक झापड़ उसे रसीद किया। संजना बिस्तर पर बैठकर सुबकने लगी। अनिल ने उसके कानों में तुलसीदास का दोहा बुदबुदाया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। संजना ने सवालिया नजरों से अनिल की ओर देखा तो अनिल फिर चीखा, जानती है इस दोहे का क्या मतलब है? नहीं जानती ना? इसका मतलब है कि औरतों को अकल सिखाने के लिए उन्हें पीटना जरूरी होता है। वे ताड़ना की अधिकारी होती हैं और मैं तेरे जैसी औरतों को पीटना अच्छी तरह से जानता हूं। पति की बुराई मोहल्ले भर में करती चलती हो, सहेलियों के आगे बुराइयों का पोथा खोल रखा है। छोड़कर जाएगी मुझे? क्या कमी रखी है मैंने? जाहिल औरत, बता क्या कमी रखी है? कहते हुए अनिल ने गर्म प्रेस उसकी हथेली पर रख दी। संजना जोर से चीख उठी। बगल के कमरे से पिताजी दौड़े आए। बस कर अनिल, क्या कर रहा है तू? चल, तेरी मां दवा मांग रही है। पिताजी अनिल को खींचते हुए ले गए। फिर संजना देर तक नल के नीचे बहते पानी में हाथ रखे रोती रही। उस दिन संजना के अंदर कुछ टूट गया था। ये चोट फिर कभी ठीक नहीं हुई। उस दिन के बाद संजना ने अपनी सहेलियों से भी बातें करना छोड़ दिया। हंसना खिलखिलाना सब कुछ छूट गया। संजना चुप रही, हर बार यही सोचकर, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई हो, शायद मैं ही उन्हें समझ नहीं पा रही। औरत को तो सहनशील होना ही चाहिए ना। वो अनिल के सारे काम करती, मगर बिना एक शब्द मुंह से निकाले। रात में जब अनिल उसे अपनी तरफ खींचता तो उसे महसूस होता जैसे बहुत सारे बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। पर वो बेबस थी। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। जब उसने अपनी परेशानियां अपने माता पिता को बताई तो उन लोगों ने संजना को ही समझाने की कोशिश की कि वो ही धैर्य रखे। वक्त बीतने के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह जिंदगी के करीब 3 साल बीत गए। उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। संजना वैसे भी बच्चे के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इतने घुटन भरे माहौल में वो अपने बच्चे को कौन सी खुशी दे पाएगी। एक दिन वो शाम के समय सब्जी लाने बाजार गई थी। वहीं उसकी मुलाकात उसके सहपाठी नीरज से हुई। वो भी सब्जी और फल खरीदने आया था। संजना को देखते ही नीरज ने उसे पुकारा, कैसी हो संजना, पहचाना मुझे? नीरज को देखकर संजना का चेहरा खिल उठा। अरे कैसे नहीं पहचानूंगी, तुम तो कॉलेज की जान थे। पर तुम्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है संजना, कितनी मुरझा गई हो तुम। और ये तुम्हारे चेहरे पर मार के निशान, ये कैसे?
सब ठीक तो है? चिंता भरे स्वर में नीरज ने पूछा तो संजना ने सब सच बता दिया। ढांढस बंधाते हुए नीरज ने संजना को समझाया। वो बोला, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसे इंसान के साथ रहने की जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता। तुम क्यों अपने पति के ये सारे जुल्म सह रही हो और क्यों उसको सुधारने की कोशिश नहीं करती? अरे, इस तरह का व्यवहार तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता संजना। एक आखिरी बार कोशिश करके देख लो कि वो सुधरता है या नहीं। पर अगर वो तुम्हारे प्रति अपने व्यवहार में बदलाव नहीं ला सकता तो मेरी नज़र में उसके साथ रहना बिल्कुल सही नहीं है। तुम अपने माता पिता के पास जा सकती हो, वहां रहकर नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी बिता सकती हो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उस आदमी के जुल्म सहने की। रास्ते भर और घर आने के बाद भी संजना के दिमाग में नीरज की बातें घूमती रहीं। उसने बहुत सोचा कि क्या कोई एक भी वजह ऐसी है जिसके कारण उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए और उसका बुरा व्यवहार सहन करना चाहिए जो वो आज तक करती आई है। उसके दिल से आवाज आई, नहीं। अनिल ने जिस तरह उसे मारा पीटा और गुलाम बनाकर रखा था वो असहनीय था। इस सब के बावजूद भी संजना ने प्यार से, मनुहार से, हर तरह से कोशिश की, पर अनिल सुधरने को तैयार नहीं था। आखिरकार हारकर संजना को अपना घर छोड़ने का फैसला लेना ही पड़ा। एक दिन अनिल के नाम एक चिट्ठी छोड़कर संजना अपने मायके आ गई। वो कहाँ गई, किसके साथ गई, इसकी खबर उसने अनिल को नहीं दी, मगर क्यों गई इन सब बातों की जानकारी खत के माध्यम से अनिल को दे दी। साथ ही उसने खत में स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि वो अनिल को तलाक नहीं देगी और ना ही उसके साथ रहेगी। संजना के जाने की बात पता लगते ही अनिल बौखला गया। उसने तुरंत संजना के मायके फोन कर पूछा कि क्या संजना वहां आई है, पर उन लोगों ने साफ मना कर दिया। इधर संजना के मायके वालों ने संजना को समझाने की बहुत कोशिश की कि या तो वो अनिल के व्यवहार को सुधारने की कोशिश करते हुए उसके साथ ही रहे, या वो ऐसे आदमी से तलाक लेकर दूसरी शादी कर सकती है। पर संजना ने साफ इनकार कर दिया। उसने नौकरी के लिए आवेदन किया तो उसे दिल्ली के एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। इसीलिए वो अपने मायके से दिल्ली रवाना हो गई। उसने अपने परिवार वालों को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो अनिल को कभी ना बताएं कि संजना कहाँ गई। अनिल के लिए ये सब कल्पना से परे था। संजना बिना कुछ कहे उसे छोड़ जाएगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। कुछ हफ्तों तक वो अपने अहम में डूबा रहा, पर जब घर की खामोशी चीखने लगी तब उसे एहसास हुआ कि उसने जो खोया है वो शायद अब उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। उसने संजना को कॉल करने की कोशिश की, मगर नंबर बंद था। चिट्ठी अब भी उसकी अलमारी में रखी थी। वो हर रात उसे पढ़ता और हर बार अपने किए पर पछताता। उसने संजना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर गली, हर रास्ता छान मारा। चुपचाप उसके मायके भी होकर आया, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। संजना वहां भी नहीं थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि संजना बालिग थी और अपनी मर्जी से अनिल का घर हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। आज इस बात को 1.5 साल बीत चुका है। अनिल की जिंदगी की गाड़ी पटरी से बिल्कुल उतर चुकी थी। मन में बेचैनी का असर दुकान पर भी पड़ा। उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। इसी दौरान अनिल के पिता की मौत हो गई। घर के हालात को देखते हुए अनिल के भाई ने लव मैरिज कर ली और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। इधर संजना अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत हो चुकी थी। उसने अपने YouTube चैनल पर महिलाओं की आवाज नाम से सीरीज शुरू की, जहां वो अपने जैसी औरतों की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। उसकी आवाज, उसकी हिम्मत और उसकी सच्चाई लोगों के दिलों को छूने लगी। अब वो संजना नहीं थी जो कभी डरती थी। अब वो संजना थी जो औरों को हिम्मत देती थी। संजना के जाने के बाद अब अनिल को समझ आने लगा कि अगर कोई लाख जुल्म सहकर भी आपके साथ रह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे बेहद प्यार करता है
और अपना घर बिखरने नहीं देना चाहता। अब जाकर अनिल को समझ आया कि कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वो आवाज उठाता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज अनिल अकेला अपनी बीमार मां के साथ जिंदगी की रेतीली धरती पर अपने कर्मों का हिसाब देने को विवश था। आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उसने कैसे तुलसीदास के दोहों का गलत मतलब निकालकर संजना पर अत्याचार किए, जबकि उन दोहों का सही अर्थ कुछ और था। समय रहते ही अगर वो संभल गया होता तो यकीनन आज संजना उसके साथ होती, पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।